सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको खबर देते चलें कि सिंध हाई कोर्ट ने बोल न्यूज़ के लाइसेंस को बहाल कर दिया है। जो पैमरा की जानिब से बोल न्यूज़ के लाइसेंस को मुअत्तल किया गया था 30 यौम के लिए, ये वो बदनीयती है जो बार बार चेयरमैन पैमरा की जानिब से बोल न्यूज़ पर बंदिश की सूरत में सामने आ रही है। अहकाम दिए जाते हैं केबल ऑपरेटर्स को कि चैनल को बंद कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों पर कल भी बोल को एतमाद और एतबार था, आज भी है और आइंदा ही रहेगा, क्योंकि इंसाफ सिर्फ और सिर्फ वहाँ से पाकिस्तान के तमाम लोगों को, तमाम इदारों को मिल रहा है। और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि तमाम आइनी मामलात को देखते हुए सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर यह फैसला किया और बोल न्यूज़ के मामलात के हवाले से। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम और क्लियर है कि जिस किस्म के चेयरमैन पैमरा बिठाए गए हैं, अब वो मामलात आइनी और कानूनी से आगे ले जाकर जाती अनाद पर चीजें ला रहे हैं। एक जानिब ऐसे अगर चेयरमैन रहें तो न सिर्फ इस इदारे का, जो पैमरा जैसा इदारा है, न सिर्फ इस मुल्क का, बल्कि आज़ादी सहाफ़त पर भी मुश्किलात और कदगन लगाते रहेंगे और इसके लिए मसाइल खड़े करते रहेंगे, चाहे वो बोल न्यूज़ हो चाहे कोई भी। लेकिन बोल न्यूज़ से कल भी और आज भी हक और सच की आवाज़ उठाई और उसका खमियाजा बार बार पैमरा की जानिब से भुगतने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमें कल भी पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद और एतबार था और हमें आज भी ये मालूम है कि जब भी इस किस्म के गैर आइनी, गैर कानूनी काम बोल के खिलाफ पैमरा करेगा, हमें पाकिस्तान की अदालतों से फौरी रिलीफ भी मिलता है, फौरी इंसाफ भी मिलता है और वहाँ से पाकिस्तान के इंसाफ के तकाजे पूरे होने के बाद आज सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में दोबारा से इसकी नशरियात को बहाल करने के अहकामात दे दिए गए हैं। मामला ये है कि अगर आज़ादी सहाफ़त की बात ये हुकूमत करे, आज़ादी सहाफ़त की बात अपोजिशन करे, आज़ादी सहाफ़त हो रही हो, तो ये पे एक पैमरा जिसके एक ऐसे चेयरमैन जो खुद नाअहल है और ख़ुद उनकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मामले में अदालत उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो ऐसे शख्स के ऊपर खुद सवाल उठता है कि ये ऐसा नाअहल शख्स इस वक्त इतने बड़े इदारे पर और जहां पर तमाम मीडिया हाउसेस ने चलना है, वहां पर ये बैठकर अपनी मनमानी और अपने ज़ाती बुग्स और अपनी ज़ाती अनाद पर फैसले नीचे की टीम से करवाता रहे, खुद करता रहे, तो फिर पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए कदगन होगी, आज़ादी सहाफ़त के लिए मुश्किलात पैदा होती रहेंगी। लेकिन बहरहाल हम बार बार ये कह रहे हैं, शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान की अदालतों के, हमेशा से उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त अमीर अब्बास साहब हमारे साथ। अब्बास साहब, बोल न्यूज़ की 30 दिन की बंदिश जो है वो पैमरा ने की, लेकिन पहले भी अदालतों से में रिलीफ मिला। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी लाइसेंस बहाल करने का हुक्मनामा कुछ ही देर पहले जारी कर दिया है। ये नाअहल किस्म के लोग अगर इदारों में बैठे हों तो फिर तो वो किसी न किसी तरीके से अपनी मनमानी की कोशिश करेंगे। अदालतों से तो रिलीफ हो जाएगा, लेकिन सर इन इदारों को ऐसे लोगों से पाक करना बड़ा ज़रूरी है जो अपने ज़ाती बुग्स अनाद की वजह से किसी को निशाना बना रहे हो। जी बिल्कुल मुदस्सिर, देखें अगर एक प्रोग्राम की हद तक वायलेशन हुई है पैमरा के रूल्स की, तो आप उस प्रोग्राम को सस्पेंड कर सकते हैं। इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। काशिफ अब्बासी एयरवाई पर कुछ माह पहले डॉक्टर शाहिद मसूद की मिसाल मौजूद है। न्यूज़ 1 पे साकिब निसार साहब के ज़माने में तो उनके प्रोग्राम्स बंद किए गए थे या उस एंकर के ऊपर 15 दिन या 30 दिन की कोई पाबंदी लगाई गई थी। पूरे चैनल को आप यकजुम्बिश के कलम 30 दिन के लिए बंद कर दें, उड़ा के फेंक दें, तो ये तो बहुत ड्रैकोनियन और डिक्टेटोरियल किस्म का रवैया है पैमरा का। तो रेगुलेट करना चाहिए, पैमरा को डिक्टेट नहीं करना चाहिए। ये तो डिक्टेशन वाली नौयत लग रही है। अभी चंद हफ्ते पहले ही आपको पता है उस वक्त भी इसी तरह से चैनल को बंद कर दिया गया था। और आप एक तरीका वारदात देखें पैमरा का, जिसके अंदर इनकी जो बदनीयती, जिसे वो कहते हैं ना बादियो नजर में, जो इफ्तिखार चौधरी साहब इस्तेमाल करते थे कि बादियो नजर में बदनीयती है, यानी पैमरा हमेशा जुमे के रोज बोल को बंद करता है, इसलिए ताकि हफ्ता इतवार अदालती छुट्टी है और ये जानते हैं कि चूंकि कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसके ऊपर चैनल जो है वो अदालत भी उसको बंद रखने का, और ये जानते हैं कि अदालत ने हमेशा रिलीफ दिया है, लिहाजा ये 2 दिन का जो गुस्सा है वो इन्होंने निकालने की कोशिश होती है इनकी। लेकिन ये बड़ा खुशाइंद फैसला है अदालत का और हम तो हमेशा पैमरा की कवानीन की पासदारी करते हैं।
इससे पहले भी जो अदालती अहकाम आते रहे। बिल्कुल मेरे पास रेगुलेट करने वाला इदारा जो है वो रेगुलेट की बजाय डिक्टेट करता रहे, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों से पहले भी हमें और आज भी वो रिलीफ मिल रहा होता है और इंसाफ मिल रहा होता है और वहां से इंसाफ मिले। तो बहुत शुक्रिया अमीर के साथ मौजूद थे। ये खबर शेयर करना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि चैनल इस वक्त उनकी केबल पर, उनकी टेलीविजन पर नहीं आ रहा। तो आपको ये इत्तलात है कि सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया। आगे बढ़ेंगे और मामलात हम बात करेंगे इस वक्त पीडीएम के हवाले से। पीडीएम हफ्ते के रोज से ये कहा जा रहा है कि जनाब पीडीएम अब बिखर रही है। बिलावल साहब का और बयानिया है, मरियम साहबा और कुछ चाह रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ और फरमा रहे हैं। तो जो एक नुक्ते पर आने के लिए पीडीएम 31 जनवरी का इंतजार कर रही थी कि वजीर आजम इस्तीफा देंगे, वो 31 जनवरी से पहले पहले खुद पीडीएम इतनी क्यों बिखर रही है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम नून के रहनुमा राना एहसान साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमें ज्वाइन किया है उस्मान सईद बसरा साहब ने। बसरा साहब आपका भी शुक्रिया। राना साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर क्या हुआ, 31 जनवरी आपने इस्तीफ़ा लेना है और हुकूमत कह रही है कि ये खुद तहरीक अदम एतमाद पर इकट्ठी नहीं हो रही, आपस में आपका एतमाद ख़त्म हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुदस्सिर मुझे ये बात कर लेने दें और प्रोटेस्ट कर लेने दें बोल के साथ कि बहुत ज्यादती है और प्रेस फ्रीडम की जो है निहायत ही ज्यादा तजलील की गई है। और मैं आपको ये कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2013 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पाकिस्तान की 159 पे रैंक थी। जब पीएमएलएन की हुकूमत खत्म हुई तो ये 139 के ऊपर आ गई, यानी कि 20 पॉइंट्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर बेहतरी आई। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो ये 145 के ऊपर रैंक है, जिसका मतलब है कि पीटीआई हुकूमत जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या प्रेस फ्रीडम के जो है वो नेगेटिव चली है, मनफी चली है। और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आजादी सहाफत, प्रेस की फ्रीडम, इसकी जो है इज्जत करनी चाहिए है और इसकी इज्जत होगी, प्रेस फ्री होगी हकीकी मानों पे, तो तभी जो है वो हकीकी मानों पे जमहूरियत होगी। लेकिन बदकिस्मती ऐसा नहीं है और यहाँ एक हाइब्रिड निजाम चल रहा है। अब कमिंग टू योर पॉइंट, देखें हमारी फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर जो है वो पीडीएम का इजलास मुतवक्को है। 4 फरवरी को मेरा ख्याल से डेट जो है अनाउंस कर दी गई है। उसके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ने का जो लायमल है वो उसमें डिस्कस होगा। डेफिनेटली यहाँ जो है वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ आते रहे पार्टीज के, हर पार्टी का एक अपना अलहदा एंगल है कि हमने इस हुकूमत से किस तरीके से निजात हासिल करनी है, लेकिन टारगेट वही हमारे 26 नुकात हैं, उनके ऊपर इत्तफाक है। उसके ऊपर जो है वो सिर्फ रास्ता क्या अपनाना चाहिए है उसके ऊपर इख्तिलाफ राय हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस इजलास के बाद ये सारी जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। सही। अच्छा उस्मान सईद बसरा साहब, 31 जनवरी की डेडलाइन है। वजीर आजम, पहला तो सवाल मेरा ये कि इस्तीफ़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 31 जनवरी उन्होंने, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा, तहरीक अदम एतमाद होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये अगला मामला है। लेकिन आज मरियम नवाज साहबा ने यह बात की कि इस वक्त हुकूमत जो है वो एनआरओ मांग रही है अपोजिशन से। कभी वो पार्लियामान में लाने के लिए अपोजिशन को कह रही है कि इस तरह पार्लियामान चलाया जाए, निज़ाम चलाया जाए। अब आप अपोजिशन से एनआरओ मांगने की पोजीशन में आ गए सर। अच्छा, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सर। ज़रा पहले मैं थोड़ा सा आपके सवाल की तरफ आने से पहले राना एहसान साहब ने अभी जो शगुफ़े छोड़े हैं उसके ऊपर मैं बात कर लूँ। देखिए इंसानों की क्रेडिबिलिटी होती है अपने अमाल के साथ, और राना एहसान एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और मुस्लिम लीग नून जो ख़ानदानी बादशाहत की पार्टी है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दरकिनार जिसकी ज़ुबान भी है उसको भी पार्टी में रखा नहीं जाता। अभी इनकी पार्टी की जो अंडर 19 लीडरशिप है, यानी मरियम सफदर अवान, उनकी पॉलिसी के खिलाफ जितने MP MNs बोल रहे हैं उनको पार्टी से निकाली जा रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अभी चैनल के हक में बड़ी गुफ्तगू फरमा रहे थे। माशाल्लाह, देखिए ना, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। ये अखबारों की बंदिश से लेके टेलीविजन के एंकर्स और सीनियर आपके रिपोर्टर्स और सीनियर जर्नलिस्ट को फेंटी लगवाने वाले लोग हैं। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ कॉलम लिखा उसको सरेआम ज़दोकोब करवाया, अखबारों के पेपर्स बंद करवा दिए, अखबारों के ऊपर हमले करवाए। ये लोग जो एक सिसिलियन माफिया और पॉलिटिकल क्रिमिनल्स हैं। बस मैं तो ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाह रहा था सर। इनके दौरे हुकूमत में बोल के लिए जितनी मुश्किलात हुई और आपके दौर में इस वक्त हो रही हैं, हम तो ये टॉपिक नहीं छेड़ रहे थे। दोनों दौरे हुकूमत में हमारे लिए तो मसाइल रहे हैं, नाराज रही हैं दोनों दौरे हुकूमत। मुदस्सर मुझे बात
मुदस्सर मुझे सिर्फ बात कर लेने दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, मतलब कि सुभान अल्लाह बात कौन कर रहा है, यानी कि वो आपके टीवी के हक में 2 लाइनें बोल के तो समझ में आया कि ये बड़ा जबरदस्त, इस टीवी के लाइसेंस को और एग्जिट वाला सारा मामला जालसाजी सारी इन्होंने करके, और सिर्फ इसलिए कि इनके वजीर दाखिला नवाज शरीफ के हुक्म पे आपके खिलाफ थे। सो लिहाजा हम तो बेहतर जानते हैं कि आप कौन सी जुबान के चलने और जुबान बंदी के किस तरह से हक में है। जिन लोगों ने अपने टट पूंजी किस्म के सहाफ़ियों को पैमरा का चेयरमैन बनाया, MD PTV बनाया, जिसकी बाद में अल्टीमेटली वो दवाइयात वाला किस्सा आपको पता है, और जिनसी इस्तेसाल के मामला सामने आए, किसी को उठा के 35 पंक्चर वाले को लगा दिया, वो कहाँ पे, इसलिए हमें सब पता है कि आप कितने को जो है ना वो आज़ादी सहाफ़त की, आज़ादी राय के हक में है, आप बदतरीन जुबान बंदी के हक में है, बदतरीन जुबान बंदी के हक में है, यही आपकी जमात का वतीरा है। अब आ जाते हैं, ये आपने कहा मरियम सफदर अवान क्या कह रही है। देखिए मुदस्सर, मरियम सफदर अवान की सियासत के अंदर एक ही क्रेडिबिलिटी है, जस्ट वन क्रेडिबिलिटी है कि वो क्रेडिबल लायर हैं, यानी कि वो क्रेडिबल झूठी हैं। राना एहसान साहब हमारे साथ ही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त एक तवील न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी जिसके लिए बात कर रहे थे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, ये इन हाउस तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ये बात करती आई है, आप इन हाउस तब्दीली नहीं चाह रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून का अपना मौक़िफ़, PDM तो फैसला करेगी अगले आने वाले दिनों में, अपना मौक़िफ़ क्या है, क्या चाह रहे हैं, क्या लॉन्ग मार्च किया जाए, क्या तरीक़ाकार हो, क्योंकि अक्टूबर से हुकूमत आप ख़त्म कर रहे थे, जनवरी 31 आने वाला है, वज़ीर आज़म तो इस्तीफ़ा देंगे नहीं, तो फिर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो PDM का जो एजेंडा है वो ना सिर्फ PTI की हुकूमत को गिराना है, वो इस निज़ाम को तब्दील करना है जो कि एक हाइब्रिड निज़ाम है, जो कि एक बंधी हुई जमहूरियत है या माजूर जमहूरियत है और मैनेज्ड जमहूरियत है, इस निज़ाम को चेंज करना है। तो बेशक हमारे जो टारगेट्स थे वो यही थे कि हम जो है इस्तीफे दें, लेकिन उसके ऊपर दोबारा से रीथिंकिंग हुई कि शायद इसका वो रिजल्ट ना आए जो हम लेना चाह रहे हैं। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो एग्जिस्ट करता है और हम उस पर काम कर रहे हैं। PMLN का अपना मौकफ ये है कि लॉन्ग मार्च एक बेहतर स्ट्रैटेजी है। पीपल्स पार्टी ने अपना मौकफ दिया कि इन हाउस तब्दीली की तरफ हम वर्किंग करें, तो वो भी हम ओपन है। ये सारी वो ऑप्शंस हैं जो PDM के पास हैं और आज भी इस्तीफों की ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन जो भी फैसला होगा वो खाली एक जमात तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये PDM जो है 10 जमातों का इत्तेहाद है। तो इसके अंदर जो मुशावरती अमल जो अगले हफ्ते होगा, मेरे ख्याल से 4 तारीख को, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसमें फिर बेहतर फैसला होगा कि आगे हमने राना साहब लॉन्ग टर्म जो आप बात कर रहे हैं वो सर वो कैसे है? हुकूमत आप कह रहे हैं हुकूमत गिराना, उस तरह मकसद नहीं है। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की जमहूरियत और निज़ाम को बेहतर करना है सर, वो तो फिर एक नए इलेक्शन और इलेक्शन के बाद एक मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पर हो सकता है। तो वो फिर कैसे हुकूमत जाएगी नहीं, इलेक्शन होंगे नहीं, तो उसके बाद ही वो तमाम तर प्रोसेस है, वो तो बड़ा एक लंबा है मामला। तो फिर इस हुकूमत को आप गिराएंगे, इलेक्शन आएंगे तो ही उस जानिब आप आ सकेंगे ना? बिल्कुल, हम हुकूमत को भी गिराएंगे, उसके बाद एक डायलॉग होगा जिसके अंदर सब स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे और फिर ये तय होगा कि किस तरीके से इस मुल्क को चलाना है। क्या हमारी अदालतें जो हैं वो भी मैनेज्ड होंगी, क्या हमारी जमहूरियत भी मैनेज्ड होगी, क्या हमारे इलेक्शंस भी मैनेज्ड होंगे? ये सारे वो सवाल हैं जिनके हमें जवाब तय करने हैं, क्योंकि मुल्क 73 सालों से जिस छेड़खानी के साथ चल रहा है उसका कोई नतीजा नहीं है। आज PTI की हुकूमत ने तबाह कर दिया है मुल्क, एक आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दी है, उसका जो बजट है आउट कर दिया है, महंगाई से उसको मार दिया है। जो ये जितने वादे थे वो सारे झूठे साबित हुए और इन्होंने किसी वादे को पूरा ना करके बल्कि उसके बरक्स परफॉर्मेंस दे के नौकरियां भी छीन ली। राना साहब आप हुकूमत कह रहे हैं खात्मा असर, तहरीक अदम एतमाद एक तरीका कार है, वज़ीर आज़म खुद इस्तीफ़ा दे दें दूसरा एक तरीका कार है, वज़ीर आज़म को किसी तरह से अदालतें नाअहल किसी सूरत में कर दें, किसी केस में कर दें तीसरा तरीका कार है, वज़ीर आज़म का खुदा न खास्ता ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए ये चौथा तरीका कार है। अब ये तरीका कार तो नज़र नहीं आ रहे, आप तहरीक अदम एतमाद की जानिब जा नहीं रहे, उनके खिलाफ ऐसा कोई केस अदालत में चल नहीं रहा, खुद से वो इस्तीफ़ा देंगे नहीं, तो फिर क्या तरीका कार होगा सर? आप हुकूमत ख़त्म करेंगे तो फिर कहीं और से मदद आपको भी चाहिए है और क्या किसी गैर आईनी इक़दाम की जानिब जाएंगे? तरीका कार है जी देखें, अदम एतमाद एक रियल ऑप्शन है। ये जो कोalition हुकूमत है इसके साथ, ये सिर्फ इसलिए इनके साथ कोalition पार्टनर्स खड़े क्योंकि एक गैर जमहूरी प्रेशर है उन पार्टीज के ऊपर कि इस हुकूमत को सपोर्ट किया जाए।
जब वो गैर जमहूरी प्रेशर हटेगा तो ये अदम एतमाद एक रियल ऑप्शन है और ये हुकूमत धड़म करके गिरती है, क्योंकि इनके पास कोई टू-थर्ड मेजॉरिटी नहीं है, ना अपर हाउस में है ना पंजाब के अंदर है और ना बाकी। चले सर, ये अपर हाउस पर ही आप बात करें। अपर हाउस में अब अगले आपके इलेक्शन का हिस्सा हो रहे हैं, पीटीआई भी हो रही, तमाम सियासी जमातें हो रही, उसके बाद क्या होगा? लेकिन उससे पहले उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बसरा साहब, तो मेरा जो पहला सवाल था कि सर आप मतलब अब एनआरओ लेने के लिए अपोजिशन से बात कर रहे हैं कि निज़ाम भी चला लिया जाए, पार्लियामान भी चला ली जाए। ये तो एक दीवाने की बढ़ तो हो सकती है कि हम यानी कि हुकूमत जो है अपोजिशन से, ये बेचारे जो खुद चोरी में लिथड़े हुए हैं, ये खुद जो बेचारे जिनका जो पॉलिटिकल क्रिमिनल्स हैं, ये सियासी माफिया जो हैं, जिनके ऊपर जिनकी सारी की सारी लीडरशिप जेन्युइनली करप्शन में मुलव्वस है, इनके ऊपर इनके यानी कि जो अभी एहसान राना साहब बात कर रहे हैं, इनका लीडर नवाज शरीफ तो बेचारा चोरी और डाके में सजा याफ्ता है, उसकी बेटी सजा याफ्ता है, उसके बच्चे इश्तहारी हैं, पाकिस्तान का कानून उसको उनको ढूंढ रहा है, उनका सारा खानदान जो खानदान है सारी जमात का, वो सारा चोरी में मुलव्वस है। ये सारे एनआरओ की पैदावार हैं, क्योंकि खुद चोर हैं इसलिए इनको हर दूसरा शख्स चोर नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत जिसकी सरबराही आज वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, वो किसी सूरत एनआरओ इनको नहीं देंगे। इन बेचारों के तो अपने बयानात मौजूद हैं। खुद मरियम ने कहा कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ पहले बात चलती रही और क्योंकि वो बनी नहीं है तो अब वो एजिटेशन करते तो क्या करते। 34 नकात लिख के मैं दिए कि हमें एनआरओ दे दीजिए। मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर से मरहुमा कुलसूम नवाज को मैदान में उतारूक लेके पाकिस्तान से भाग जाने वाले ये डरपोक, पाकिस्तान की गैर सियासी माहौल की तरबियत याफ्ता ये लोग जो हैं, ये एनआरओ के मुतलाशी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आसमान की तरफ थूकने से कि हुकूमत इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम है जो सूरत सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया है। इमरान खान इस पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम है। एनआरओ बिल्कुल आप कह रहे हैं आपकी जमात नहीं देगी, आपकी हुकूमत इनको एनआरओ नहीं देगी अपोजिशन को, लेकिन सर यहाँ सवाल ये हो रहा है कि अवाम भी एनआरओ आपसे चाह रहे हैं, वो उनको भी एनआरओ मिलेगा नहीं मिलेगा, महंगाई के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, हालात की बेहतरी के मामले में? अच्छा मुदस्सर, मैं सिर्फ अब आपकी 1 मिनट के लिए समाप्त रखना चाहूंगा। जी जी। आज आपके वजीर आजम इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का 20 साल पुराना मालियाती खसारा खत्म हुआ कि ना हुआ? आज आप 443 मिलियन डॉलर के सरप्लस में आए कि ना आए? आज आपका पाकिस्तान कमाऊ पूत बना के ना बना? आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर उठी के ना उठी? 30 साल बाद जो इन चोरों की हुकूमत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मशीनरी 40 से 45 रुपए किलो लोहे के भाव बिकती थी, आज 5 लाख रोजगार नहीं कह रहा, एफ्तमा कह रही है फैसलाबाद के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आपके वजीर आजम की सरबराही के अंदर इस मुल्क की सीमेंट की सेल आज रिकॉर्ड हाई चल रही है। आपके वजीर आजम इमरान खान की सरबराही के अंदर आपकी जो गन्ने की काश्तकार है उसको पहली दफा पाकिस्तान के अंदर 300 रुपए मन अदायगी की जा रही है। आज आपकी गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस है वो 1300 से 1650 इस वजीर आजम इमरान खान ने करके दिखाई है, जिससे आपकी 80% गन्ने की काश्त जो है वो सर पंजाब में रिकॉर्ड हुई है, इससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हुई, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमत कम नहीं हुई है सर, तो फिर क्या फायदा? मुझे 1 मिनट मैं फिर राणा साहब के जवाब दे जी। एक मुदस्सर भाई 1 मिनट, मैं राणा साहब की गुजारिश करूंगा, 1 मिनट सर मुझे दे दें। आप मुझे बताइए कि क्या आज आपके मुल्क के अंदर डैम नहीं बन रहे? अमली तौर पे 3 डैम पाकिस्तान के अंदर बड़े डैम तमीर जिनकी शुरू हो चुकी है। आज आपके मुल्क के अंदर जो सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या आप मुझे बताइए कि ये जो डैम्स बनने से लेके आपकी सीमेंट कंजम्पशन से लेके 26.8% अगर इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो क्या इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी का पहिया नहीं चल रहा? देखिए सबका डायरेक्ट आप मुझे बताइए कि हाउसिंग रियल स्टेट सेक्टर पड़ा है, हर आदमी के पास इस पास प्लॉट है, घर है, जो रियल स्टेट में काम करता है, सीमेंट का जिसका बदी का काम करता है, ये सारी अब चली गई हैं। सही। आप मुझे बताइए कि कोई एक टैक्स कलेक्शन। चले मैं रद्द-ए-अमल राणा साहब देना चाह रहे हैं आपके हवाले से। आप एक लास्ट टाइम सर, एक लास्ट टाइम मेरे कंक्लूड करने के लास्ट टाइम ये है कि हमने आज इस हुकूमत जिसकी सरबराही इमरान खान कर रहे हैं 90 अरब चोरों से लेके कौमी खजाने में जमा कराए हैं। पंजाब की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने 280 अरब लेके
पंजाब के खजाने में जमा करवाए हैं। पंजाब के ठीक हो गया, 210 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है, तो ये आम आदमी की राणा साहब आम आदमी के लिए भी बेहतर है और बड़े बड़े लोगों को भी उन्होंने पकड़ा है सर, और इस वक्त जो है वो सरप्लस में चीजें भी चल रही हैं। अब राणा साहब क्या रद्द अमल आप बात उस वक्त कर रहे थे? जी राणा साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इन्होंने 10 साल से चोर चोर का नारा लगाया हुआ है, अभी तक इन्होंने चोरी तो पकड़ी नहीं। अकाउंटेबिलिटी इनकी फ्लॉप हो गई है, कुछ नहीं निकला। मॉडल टाउन के कातिल हमें कहते थे, वहां भी कुछ नहीं निकला। 2.5 साल से इनकी प्रोसिक्यूशन है, इनके जज अपॉइंट करते हैं, लॉ मिनिस्ट्री इनकी है, इन्वेस्टिगेशन इनकी है, कुछ नहीं साबित हो सका, कुछ नहीं रिकवर हो सका। सबसे पहले तो ये। दूसरा, मेरे ख्याल से उस्मान बस्ता साहब मेरे भाई हैं, ये फैसल वाडा से बड़े इंप्रेस हो गए, जिस तरह की उन्होंने कहा कि नौकरियां जो हैं वो इंतजार कर रही हैं कि लोग अप्लाई करेंगे, और लोग अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि सबको नौकरियां मिल गई हैं। तो ये इनकी जो दास्तान है, ये अगर अवाम को झूठ से और फरेब से पेट भर देते तो आज अवाम इनके साथ होती। इनके झूठ और फरेब साबित हो गए हैं, अवाम महंगाई की मौत मर रही है। राणा साहब एक जिमरन सवाल है आपसे, आप देखिए राणा साहब में आपसे सवाल है, आप फैसलाबाद में मौजूद हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा पावर लूम्स का शहर है, टेक्सटाइल का सबसे बड़ा शहर है। क्या वाकई जो टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरी, और जो एप्टमा की पिछले दिनों में मैं रिपोर्ट देख रहा था, क्या वो ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल बेहतर हुआ? अब आप मुझे इसको टेक्निकल जवाब सुन लें कि हमारा आखिरी साल जो था वो 24.8 US बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट हुई हमारे आखिरी साल। सही। उससे अगले साल इनकी एक्सपोर्ट्स गिर गई और इन्होंने 24.2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की। उससे अगले साल जो ये कोरोना का था 22.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स बढ़ी की कम, वो भी हमारे हदफ से कम थी। इस साल 12 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं और ये लगभग इनका जो टारगेट है ये 24 अरब को टच कर सके शायद। तो 40% डिवैल्यूएशन के बाद और पूरे मुल्क को उल्टा कर दिया, एक्सपोर्ट्स वही की वही 23-24 अरब के ऊपर खड़ी होंगी। तो क्या अचीवमेंट है इनकी? ये झूठ बोली जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो गई, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। ये टैक्स कलेक्शन के ऊपर देखें, मुल्क चलता है टैक्स कलेक्शन के साथ। अब आप टैक्स कलेक्शन का हदफ सुनने, पिछले 2 साल तो हमारे लास्ट ईयर की कलेक्शन से कम कलेक्शन हुई, यानी कि हमारी 20% टैक्स कलेक्शन बढ़ रही थी ऑन एवरेज हर साल, और ये 1 रुपया टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा सके। और अभी दिसंबर के जो इनके अपने फिगर्स हैं, इन्होंने 2200 अरब टैक्स कलेक्ट किया है, जो कि 5% पिछले साल के कंपैरिजन से ज्यादा है, और इन्फ्लेशन खाली 8% है। अगर आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें इस कलेक्शन को तो मंफी 3% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, और डॉलर वैल्यू से एडजस्ट करें तो 20 से 30% टैक्स वैल्यू इनकी जो कलेक्शन है वो कम है। तो मुल्क कहां चल रहा है? किसी इदारे के पास पैसे नहीं है, दिवालिया निकला हुआ है। अब आप डेट के ऊपर आ जाए, जो कर्जा ये करते थे, रिकॉर्ड कर्जा। सर उन्होंने कहा कि आपके लिए हुए भी कर्जे अदा कर रहे हैं, आपके लिए हुए कर्जे भी अदा कर रहे हैं, उनकी किस्तें भी अदा कर रहे हैं। राणा साहब, हुकूमत मौक़िफ़ तो ये है। मुदस्सिर साहब जी हुकूमत कह रही है कि आपके लिए हुए कर्जे, सर 2013 से 18 के लिए हुए कर्जे भी अदा कर रहे हैं, उनकी किस्तें भी अदा कर रहे हैं, उनका सूद भी अदा किया जा रहा है। तो वो जो पिछला सारे का सारा कर्जा वो हमारे खाते में डाले। मुझे बताएं जी, हमने कर्जा लिया 100 रुपए 5 सालों में, और हमारा 100 रुपए का कर्जा उतारने के लिए इन्होंने 120 रुपए का कर्जा ले लिया। ये किसी को बात ये समझा सकते हैं कि हमने 5 सालों में 100 रुपया कर्जा लिया, इन्होंने 2.5 सालों में 120 रुपए का कर्जा लिया? तो ये किसको सुना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, और कब तक बेवकूफ बनाएंगे? यही हुआ है। हमने 9600 अरब कर्जा लिया अपने 5 साल के टेन्योर में, जो 24.9 ट्रिलियन में पब्लिक डेट गया। आज 2.5 साल बाद ये 3.7 ट्रिलियन पे पब्लिक डेट को ले आए। तो इन्होंने हमारी 5 साल से ज्यादा कर्जा लिया 2.5 सालों में। ये कहते हैं हमने कर्जे उतार दिए। ये देखें, ये पूरी पीटीआई जो है, इन्होंने कसम खाई हुई है झूठ बोलने की, सच तो ये बोलते नहीं है। चलो मैं ये सच जान लेते। उस्मान सईद बसरा साहब वो कह रहे हैं फैसल वाडा साहब से आप बड़े मुतासर हैं, उनके जैसी आप बातें कर रहे होते हैं, आप हकायक की बजाय झूठ पर मबनी वो तमाम तर फिगर्स, वो तमाम तर चीज़ें दे रहे हैं। सर ऐसा क्यों है कि आम आदमी के लिए वो चीज़ें सामने आ नहीं रही हैं? जो आप फिगर्स बता रहे हैं वो हवा में हैं, कहाँ है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।